हाय फेपलर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेट टू लव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि एक गुस्से से शुरू हुआ मूवमेंट यहाँ पे एक स्वप्न मूवमेंट बन चुका था। यानी कि इस वक्त लैन वांगजी और विंग दोनों की आंखें मिली हुई थी और बहुत ज़्यादा तगड़ी तरीके से मिली हुई थी। मतलब यहाँ पे वो दोनों ही एक दूसरे से गुस्से के साथ साथ कब वो गुस्सा एक सॉफ्टनेस में बदल चुका था ना, उन दोनों को भी पता नहीं था। वो दोनों ही एक दूसरे की आंखों में बहुत डीपली देख रहे थे, इतनी डीपली कि उन लोगों को पता भी नहीं चला कि कब विंग ने लैन वांगजी के अपने हाथों से पकड़ा हुआ उसके हाथ को छोड़ दिया था। अपने इंडेक्स फिंगर से जो उसने उसके चिन के नीचे मतलब लगा के उसके फेस को थोड़ा ऊपर किया हुआ था, वो भी थोड़ा सॉफ्ट हो गया था। और खुद अपने आप को वो लैन वांगजी के ऊपर कोशिश कर रहा था कि दोनों के जो बीच में गैप है ना, वो बिल्कुल भी ना रहे। जो इंडेक्स फिंगर अभी तक उसके चिन के नीचे था, अब वो हट के वो थंब में बदल चुका था और लैन वांगजी के लोअर लिप को उसने रब करना स्टार्ट किया था। पता नहीं विंग के माइंड में इस वक्त क्या चल रहा था, वो क्या चाहता था, वो खुद भी नहीं जानता था। लेकिन हाँ, उसके दिमाग में या दिल में जो भी आ रहा था इस वक्त वो वही कर रहा था। उसके थंब से उसने उसके लोअर लिप को रब किया। उसके बाद अपने इंडेक्स फिंगर से उसके फेस पे आते हुए कुछ बाल थे जिनको उसने हटाना शुरू किया। और उसके बाद उसके फॉरहेड से लेके उसको घुमाते हुए उसने उसके चीक तक, और उसके बाद फिर से उसके चिन के नीचे से उस इंडेक्स फिंगर को थोड़ा सा प्रेशर दिया, जिसकी वजह से उसका फेस सच में थोड़ा और ऊपर हो चुका था। और लैन वांगजी और विंग दोनों के ही लिप्स के बीच में अब बिल्कुल भी गैप नहीं रह चुका था, सिर्फ 1 सेंटीमीटर का। और शायद कुछ ही पलों में ये भी पूरा हो जाता। लेकिन शायद ये एक कोइंसिडेंस था, या फिर लैन वांगजी ऐसा ही चाहता था, या फिर लैन वांगजी इस वक्त अनकम्फर्ट फील कर रहा था। उसमें से उसे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन हाँ, वो अपने सेंस में आ चुका था और सेंस में आते ही उसने विंग को धक्का दिया, बेड के दूसरी साइड उसको गिराया और खुद उठ के वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवीली ब्रीथ लेते हुए खड़ा हो चुका था। उसके बाद उसने अपने चेस्ट के ऊपर हाथ रखा और उसको थोड़ा टाइटली प्रेस किया। और वो अच्छे से फील कर सकता था कि इस वक्त उसकी हार्ट बीट कितनी ज़्यादा तेज है। सांस और हार्ट बीट दोनों ही इस रिदम में चल रहे थे ना, कि मानो चेन्नई एक्सप्रेस को उन्होंने पीछे छोड़ रखा था। दूसरी तरफ विंग था जो कि अभी भी डम्फाउंडली ये सोच रहा था कि वो क्या करने जा रहा था। एक लड़के को किस करने जा रहा था। क्या वो सच में करने वाला था, या फिर वो लैन वांगजी को बस टीज कर रहा था। वो अपने आप में ही ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि एक्चुअल में वो करना क्या चाहता था। अभी विंग और लैन वांगजी दोनों ही अपने सेंस में थे और दोनों ही एम्बैरेस्ड फील कर रहे थे। उन्होंने जो भी अभी किया था, क्या ये होना ज़रूरी था, या वो अपने आप में इतना कंट्रोल भी नहीं कर सकते। लैन वांगजी जो कि अपनी आइडेंटिटी अच्छे से जानता था, लेकिन वो ये भी अच्छे से जानता था कि वो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। अभी तक उसने किया था। अभी तक विंग उसके सामने कितनी बार शर्टलेस आया था, उसने तब भी अपने आप को कंट्रोल किया था। वो जानता था कि विंग और वो दोनों ही एक अपोजिट थिंग्स हैं, एक ऐसी चीज़ हैं जो एक कभी नहीं हो सकती हैं। उसने इस चीज़ को बहुत अच्छे से अपने माइंड में लगा के रखा था, अपने माइंड में एकदम ऐसे बैठा लिया था जैसे कि उसने एक पत्थर की लकीर बना दी हो वहाँ पर कि नहीं, विंग और लैन वांगजी कभी एक नहीं हो सकते। लेकिन ये क्या था, एक छोटे से मूवमेंट ने उनको इतना वीक कर दिया। दोनों ही इस वक्त लैन वांगजी जो कि अपने ही एक डीप थॉट्स में खोया हुआ था, तो दूसरी तरफ विंग था जो कि बेड में अपने सर को झुकाए हुए ये सोच रहा था कि क्या उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। उसने गलती की है, सच में उसने गलती की है। वो जानता है कि लैन वांगजी गे है, उसके बावजूद भी उसने उसको टीज किया। उसने इस वे में उसको क्यों टीज किया। ठीक है, वो उसे बदला लेना चाहता था, लेकिन ऐसे नहीं किसी की वीकनेस का फायदा उठा के। लेकिन वो भी अच्छे से जानता था कि आज तक वो यही तो करते आया है, हर किसी की वीकनेस का ही तो उसने फ़ायदा उठाया है। वरना विंग इतनी आसानी से किसी को बुली कैसे कर सकता है। लेकिन आज उसे ये अजीब क्यों लग रहा है, क्यों इतना बुरा लग रहा है कि उसने किसी की बताई गई चीज़ों को, मतलब किसी ने उस पर विश्वास करके ये चीज़ बताई और उसने उसी चीज़ का फ़ायदा उठा दिया। फाइनली विंग अपनी जगह से उठता है और लैन वांगजी के सामने जाता है और थोड़ा सा बो करते हुए उसको बोलता है, आई एम सॉरी।
मुझे नहीं पता ये क्या हुआ, बट मैं सच में ऐसा नहीं करना चाहता था। एक्चुअली मुझे तो लगा था कि शायद आज जब तुम मुझसे मिलोगे मैं अपना हाथ ही उठा दूंगा। मुझे नहीं पता ये क्या हुआ, कैसे हुआ, बट प्लीज़ ये मत सोचना कि मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश की, और ये भी मत सोचना कि मैं ऐसा कभी कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, बट मैं ये करना नहीं चाहता था। लैन वांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, इट्स ओके। मुझे लगता है कि शायद मुझे भी अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए था। वैसे एक मिनट, हमारे बीच में कुछ हुआ भी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि सॉरी वगैरह कुछ मायने भी रखता है। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें वार्न जरूर करता हूँ कि प्लीज़ दोबारा मुझे इस तरीके से टच मत करना। ऐसा कहते हुए वो विंग को एक और लाइन बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि आज मैं तुम्हें पढ़ा पाऊंगा, तो प्लीज़ मैं अभी जाना चाहूँगा। विंग भी बिना किसी ना नुकुर के या फिर कुछ भी उससे और बोले वो नोट करता है कि हाँ वो जा सकता है। लैन वांग जी अपने बैग को पकड़ता है और वहाँ से जा चुका था। विंग उस रूम में बैठ के फिर से उस सीन को ही याद कर रहा था जो कि अभी अभी उनके साथ हुआ था। यहाँ पे एक चीज़ तो वो अच्छे से देख पा रहा था कि पता नहीं क्यों ये वो तो नहीं लग रहा था जो वो सोच रहा है। ये बदले वाली फीलिंग्स तो नहीं थी, और उसी के साथ साथ उसे एक और चीज़ फील हो रही थी। वो ऐसा कैसे कर सकता है? अगर ये बदले की भावना नहीं थी तो ये कैसी भावनाएं थी? अगर ये सच में कुछ अजीबोगरीब वाली फीलिंग्स हैं तो भी वो गलत ही हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास एक गर्लफ्रेंड है, वो उसको चीट कर रहा है अगर ऐसा कुछ किया तो। हालांकि उसे विश्वास था अपने ऊपर कि नहीं वो ऐसा कभी नहीं करेगा, लेकिन फिर भी लैन वांग जी के साथ वो इस चीज़ को एक हिसाब से गलत भी नहीं ठहरा रहा था और एक हिसाब से उसे वो बहुत गलत भी लग रहा था। विंग कुछ देर के बाद अपने रूम से बाहर जाने की कोशिश करता है तो उसे फील होता है कि उसके पैर के नीचे कुछ आया था। हालांकि उसने अभी तक पूरा पैर उसके ऊपर नहीं रखा था, लेकिन हाँ जैसे ही उसने पैर नीचे रखने की कोशिश की थी तो उसे लगा था कि कुछ तो पैर के नीचे आया था। और उसने जैसे ही अपने पैर को हटा के देखा तो वो लैन वांग जी का फ़ोन था। लैन वांग जी के फ़ोन को उसने उठाया, और जैसे ही उस फ़ोन को उठाया तो उसे याद आता है कि लैन वांग जी ने उससे क्वेश्चन किया था कि क्या मैंने उसके फ़ोन को ओपन करके देखा था। जैसे ही लैन वांग जी के फ़ोन को वो देखता है तो वो थोड़ा सा क्यूरियस हो चुका था ये जानने के लिए कि आखिरकार इसके फ़ोन में क्या है, क्या मुझे देखना चाहिए। विंग ने थोड़ी सी कोशिश की उसके फ़ोन को ऑन करने की, बट वो ऑन नहीं हुआ। उसका लॉक वो तोड़ नहीं पाया। यहाँ पे विंग ने बहुत कुछ ट्राई किया था, क्योंकि लैन वांग जी के पास्ट में वो पास्ट के बारे में जब वो रिसर्च कर रहा था तो लैन वांग जी के बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे डेट ऑफ बर्थ थी, उसके फादर की, उसके मदर की, या फिर और भी बहुत कुछ थे जो कि उससे पता चले थे, और उसने ऑलमोस्ट सबके सब यहाँ पे ट्राई कर दिए थे, लेकिन एक भी पिन कोड ऐसा नहीं था जो कि उसके फ़ोन को खोल पा रहा था। लेकिन जब वो आगे कुछ ट्राई कर पाता इससे पहले ही एक हाथ आता है और उस हाथ ने उस फ़ोन को छीना, और उसके बाद विंग को वार्न करते हुए बोला, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है विंग, मेरी पर्सनल चीज़ों से दूर रहा करो, समझ में नहीं आता है तुम्हें। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से टर्न होके जाने ही वाला था कि तभी विंग उसको रोकते हुए बोलता है, एक मिनट, इस फ़ोन में ऐसा भी क्या है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। तो लैन वांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, एक मिनट, और तुम कौन हो जो मैं तुम्हें ये बताऊं कि इस फ़ोन में क्या है जो मैं तुमसे छिपा रहा हूँ। हर किसी की एक पर्सनल लाइफ होती है विंग, तुम्हारी भी होगी। क्या मैं उसमें इन्वॉल्व रहूँगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो वैसे ही तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट मुझे पसंद नहीं है। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से जा चुका था। दूसरी तरफ विंग था जो और भी ज़्यादा सस्पेक्ट हो रहा था, ये जानते हुए कि आखिरकार इस फ़ोन में ऐसा क्या है। लेकिन अभी अभी उस फ़ोन को उसने फिर से नोटिस किया था, और वो फ़ोन जो था ना वो कोई ऐसा वैसा फ़ोन नहीं था, वो एक ब्रांडेड फ़ोन था। लैन वांग जी जो कि हमेशा ये बोला करता है कि आखिरकार पैसे बचाने की बात करता है, वो एक मिडिल क्लास से आता है, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो इतना महंगा फ़ोन उसके पास कर क्या रहा है। यहाँ पे विंग जल्दी से दौड़ के जाते हुए लैन वांग जी के पीछे दौड़ता है, और विंग और लैन वांग जी दोनों ही फिर से लिविंग एरिया में मिल चुके थे। विंग ने जल्दी से लैन वांग जी का हाथ पकड़ा और उसको खींचते हुए अपने बेडरूम तक ले आया। वहाँ पे आते ही उसने फिर से दरवाज़ा बंद किया और उसके हाथ से उस फ़ोन को लेते हुए वो चेक करने लगा था, और जिससे जैसा कि उसने पहले ही ऑब्जर्व किया था कि ये एक ब्रांडेड फ़ोन है, तो वो अच्छे से उस मॉडल को देखने लगा था। तो ये मॉडल कोई पुराना मॉडल भी नहीं था, ऐसा भी नहीं था कि मॉडल ऐसा मॉडल था जो कि बहुत ज़्यादा
फैल चुका था। ये एक ऐसा मॉडल था जो कि अभी अभी ही मार्केट में आना शुरू हुआ था और ये पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम थी कि कोई भी इसको इतनी आसानी से खरीद ले। तो यहाँ पे फिर से विंग लैनवांग जी की तरफ शक भरी निगाहों से देखते हुए बोलता है, ये मॉडल मुझे तक आसानी से नहीं मिला था तो तुम्हारे पास कैसे आ गया? तुम मुझे सच में बताना चाहोगे कि तुम कौन हो? तो यहाँ पे लैनवांग जी आंसर करते हुए बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं इस मॉडल को क्यों नहीं खरीद सकता? तो विंग यहाँ पे अपने फ़ोन को निकालता है और मॉडल के नेम और टाइप को मतलब वहाँ पे सर्च करता है। उसके बाद उसकी जो रेट थी ना वो चेक करता है और उसके बाद लैनवांग जी को दिखाते हुए बोलता है कि तुम्हें लगता है कि ये इतने कम पैसे हैं कि तुम इसको इतने आसानी से अफोर्ड कर सको? लैनवांग जी विंग के हाथ से उस फ़ोन को लेता है और उसके बाद उसको वापस से विंग को ही देता है। कुछ देर देखने के बाद उसके बाद बोलता है, ऑफ कोर्स मैंने ये फ़ोन बिल्कुल इसी रेट में लिया है। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अगर है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारी प्रॉब्लम से। ऐसा कहते हुए टर्न होने ही वाला था कि तभी फिर से विंग उसको दीवार पे पुश करता है। उसके बाद बोलता है, क्या चल रहा है? तुम बोलते हो तुम्हें पैसे बचाना है और तुमने एक फ़ोन लेने में इतने पैसे खर्च किए हैं। तो यहाँ पे लैनवांग जिसको अपने से दूर करते हुए बोलता है, क्या मैटर है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? जब मैं कॉलेज में आया था तो मेरे डैड ने अपनी पूरी सेविंग्स से मेरे लिए फ़ोन लिया था क्योंकि ये फ़ोन बहुत अच्छा था। इससे बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी मेरी स्टडीज़ में और मेरी अदर थिंग्स में भी मेरी काम आ सकती थी, इसलिए उन्होंने मुझे ये खरीद के दिया है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अगर अब भी तुम्हें प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकता हूँ विंग। और प्लीज़ आज के बाद मेरी पर्सनल लाइफ्स में इंटरफेयर करना बंद करो, क्योंकि जिस तरीके से मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में नहीं आता हूँ उस तरीके से तुम भी नहीं आ सकते। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से जा चुका था। विंग अभी भी डम्बफाउंडली ये सोच रहा था कि क्या जो कुछ भी लैनवांग जी ने उसको बताया है वो सच था। मतलब एक फ़ोन लेने के लिए उसके पापा ने, उसके डैड ने पूरी की पूरी सेविंग्स उड़ा दी, क्योंकि ये तो एक नॉर्मल सी बात है। एक कंपनी में काम करने वाला इंसान अगर अपने सेविंग्स पूरी लगा देना तो भी इस फ़ोन को नहीं खरीद सकता। विंग ने अपने फ़ोन की तरफ देखा तो वो उससे थोड़ा सस्ता फ़ोन था और उसके बाद अपने मन में ही वो सोचने लगता है कि क्या सच में उसके डैड ने उसको फ़ोन दिया होगा। खैर दिया भी होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं भी दिया है तो भी मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा कहते हुए वो फिर से अपने काम पे लग जाता है और अपने आप को, अपने माइंड को पूरी तरीके से उस सीन से, उस अभी अभी जो चीज़ें उसके सामने हुई थी लगभग 1 घंटे के अराउंड ऑफ, उन सभी चीज़ों को भूलने की कोशिश करता है। विंग और लैनवांग जी अब अगले दिन से नॉर्मल बिहेव करने लगे थे। कॉलेज में भी लैनवांग जी ने विंग को वार्न किया था कि वो एक स्टूडेंट की तरह आएगा, मतलब वेल ड्रेस्ड होके आएगा और पूरी की पूरी क्लासेस लेगा, वरना वो उसको इतनी इजीली नहीं पढ़ा पाएगा। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें जल्दी से जल्दी तुम्हारे कार्ड्स मिल जाएँ तो तुम्हें कॉपरेट करना होगा। और विंग ने भी इसकी बात को मान लिया था। नेक्स्ट डे से वो वैसा ही कर रहा था जैसे कि लैनवांग जी बोल रहा था और लैनवांग जी भी बस अपने काम से ही काम रख रहा था। मतलब विंग को सिर्फ पढ़ाने का ही वो काम कर रहा था। उसके अलावा उन दोनों ने एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करना छोड़ दिया था। एक दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है इस चीज़ में ताका जाके उन्होंने बंद कर दी थी। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन ये सब कुछ अच्छा सिर्फ 1 हफ्ते तक ही जा सका, क्योंकि 1 हफ्ते के बाद विंग के पेरेंट्स विंग के सामने उसके लिविंग एरिया में बैठे हुए थे और विंग दोनों की ही निगाहों के पॉइंट पे बैठा हुआ था। यानी कि विंग के मदर और विंग के फादर दोनों ही इस वक्त विंग को देख रहे थे और विंग के हाथ में जो पेपर्स थे ना, वो विंग को यहाँ पे एक ऐसा झटका दे चुके थे जो कि विंग के लिए अभी तक की लाइफ का सबसे बड़ा झटका था। विंग ने एकदम फोर्स के साथ और बहुत ज़्यादा गुस्से के साथ उन पेपर्स को ज़मीन में पटका। उसके बाद बोला, क्या बकवास है डैड, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? आखिरकार मुझे समझ में नहीं आता उस लैनवांग जी में ऐसा है क्या? आपने अपनी पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी और अब आप मुझे फोर्स कर रहे हैं कि मैं उसके साथ शादी करूं, क्यों? विंग के डैड विंग को आंसर करते हुए बोलते हैं, सबसे पहले आवाज़ नीचे और उसके बाद इसमें जो कुछ भी लिखा गया है वो एकदम सही है। आज से हमारी प्रॉपर्टी लैनवांग जी के नाम है। अगर तुम चाहते हो कि ये प्रॉपर्टी तुम्हें मिले तो तुम्हें लैनवांग जी से शादी करनी होगी और साथ ही साथ तुम्हें ये भी प्रूफ करना होगा कि तुम मेरी कंपनी को आगे बढ़ा सकते हो। अगर अपने ग्रेजुएशन तक तुम मेरे कंपनी में आए हुए सारे प्रोजेक्ट्स को अच्छे से हैंडल कर लेते हो तो मैं तुम्हें वादा करता हूँ
मैं दोबारा से एक नई विल बनाऊंगा जिसमें लैनवांग जी की जगह तुम्हारा नाम होगा। अगर ऐसा नहीं होता है ना विंग, तो ये लाइफ टाइम के लिए यही विल रहेगी और लैनवांग जी ही मेरी प्रॉपर्टी का एक असली हकदार होगा। और अगर तुम चाहते हो कि उस प्रॉपर्टी में कुछ हिस्सा तुम्हें भी मिले तो तुम्हें उससे शादी करनी होगी, वरना पूरी तरीके से ये प्रॉपर्टी, ये ऐशो आराम, ये लग्जरियस लाइफ, हर एक चीज़ तुमसे छीन ली जाएगी और ये मैं खुद तुमसे छीनूंगा। मैंने तुम्हें समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली है, मैंने तुम्हें सुधारने की भी बहुत कोशिश कर ली है। अब अगर तुम नहीं सुधरना चाहते तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे तो मेरी मेहनत की कमाई के लिए कोई अच्छा सा इंसान ढूंढना ही होगा ना, जो उसकी रिस्पेक्ट कर सके, उसको वैसे चला सके जैसा मैं चाहता हूँ। और साथ ही साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि कोई ऐसा इंसान हो जो तुम्हें भी एक अच्छा इंसान बना सके। अगर तुम्हें लगता है कि मेरा डिसीजन गलत है तो मेरा डिसीजन गलत ही सही, लेकिन ये डिसीजन अब चेंज नहीं होने वाला। तुम्हें अगर प्रॉपर्टी चाहिए तो तुम्हें लैनवांग जी से शादी करनी होगी, अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, जिसके नाम कर दी गई है उसी के नाम पे सही है। एटलीस्ट वो इस चीज़ की कदर तो कर सकेगा, एटलीस्ट उसको ये तो पता होगा कि इस चीज़ को कैसे संभालना है, कैसे आगे बढ़ाना है। क्योंकि तुम्हारे लिए मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कुछ कर पाओगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी लाइफ को सिक्योर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम जैसे जी रहे हो तुम वैसे ही जियो, और मेरी भी कंपनी, मेरी भी प्रॉपर्टी जिसके पीछे मैंने इतनी मेहनत की है वो भी सेफ रहे। इसलिए मैंने लैनवांग जी को एज ए तुम्हारा लाइफ पार्टनर चूज किया है। तो यहाँ पे विंग चिल्लाते हुए बोलता है, मैं कोई गे नहीं हूँ डैड, और मैं ऑलरेडी रिलेशनशिप में हूँ, मेरे पास एक गर्लफ्रेंड है। तो यहाँ पे वीजिंग से भी सेम उसी टोन में चिल्लाते हुए बोलते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, तुम गे हो या ना हो, बस तुम लैनवांग से शादी कर रहे हो एंड दैट्स फाइनल। अगर नहीं कर सकते तो बता दो, मैं अभी के अभी ये विल फाइनल करता हूँ कि जहाँ पे तुम्हारा इस विल में कहीं से कहीं तक कोई नामो निशान नहीं होगा। अगर तुम्हें चाहिए कि तुम इस लाइफ को जैसे जी रहे हो वैसे जीना चाहते हो तो तुम्हें वो करना होगा जो मैं कह रहा हूँ। अगर नहीं कर सकते तो तुम्हें इस घर में रहने का भी कोई अधिकार नहीं है, तुम जा सकते हो यहाँ से। ऐसा कहते हुए उन्होंने चिल्लाते हुए अपने बेटे को बाहर का दरवाजा दिखा दिया। और विंग भी इस वक्त थोड़ा सा गुस्से में आ चुका था और वो भी अपने कार कीज उठाता है और वहां से बाहर जाने लगता है कि तभी जांगशी शरण पीछे से अपने बेटे को आवाज लगाते हुए बोलती है, विंग। विंग पलटते हुए देखता है, उससे लगता है कि शायद उसकी मदर थोड़ी सी ममता दिखाने वाली हैं, लेकिन वो गलत था। कांगसी सैरन अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए विंग के पास पहुंचती हैं और उसके हाथ से वो कार कीज लेते हुए बोलती हैं, तुम भूल रहे हो ये भी तुम्हारे डैड की और मेरी मेहनत से ही आया है। अगर तुम हमारे डिसीजंस की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करो जो कि हमारे पैसे से आया है। तुम इस घर से बाहर जाओ, अपने लिए कमाओ, और फिर तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो। विंग को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके डैड तो चलो ऐसा करते ही थे, उसके डैड हमेशा से ही ऐसे ही थे, मतलब हमेशा, मतलब उसको रोकना टोकना ये सब कुछ करना उनकी हॉबी थी। बट उसकी मॉम भी, उसकी मदर ऐसी कब बन गई? उसकी मदर तो ऐसी नहीं थी। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान वो पर्सनली खुद रखा करती थी विंग का। लेकिन आज विंग को वो क्लियरली बोल रही हैं कि इस घर से बाहर जाने के बाद वो खुद कमाए और अपने खर्चे खुद उठाए। विंग बहुत सॉफ्ट एक्शंस के साथ अपनी मदर को देखता है और उसके बाद अपनी मदर से बोलता है, क्या आप मुझे बताएंगी कि उस लैनवांग जी ने आप पे ऐसा क्या जादू किया है? आखिरकार उसमें ऐसा क्या है कि आप दोनों उसके पीछे इस तरीके से पागल हैं कि आप लोग ये भी नहीं देख पा रहे हैं कि उस गरीब इंसान ने आप लोगों के ऊपर ऐसा जादू किया है कि आप अपने बेटे को ही अपनी प्रॉपर्टी से बाहर फेंक रहे हैं और किसी और को अपनी प्रॉपर्टी में लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे वीजंग से आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं, इस बारे में और आर्ग्यूमेंट नहीं होगी। इस घर से बाहर निकलो या फिर लैनवांग जी से शादी करो। तुम्हारे पास बस इस दो ऑप्शन के बाद तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे कोई ऑप्शन सी नहीं है कि तुम चूज करोगे, तुम बोलोगे भी, तुम्हें मिलेगा भी और तुम कुछ करोगे भी नहीं। तुम्हें बैठे बिठाए आज तक जो मिल चुका है वो मिल चुका है, आगे नहीं मिलेगा। अगर अब तुम्हें चाहिए ना कि तुम इस सोने की थाली में परोसा हुआ खाना खाओ तो तुम्हें पहले उस लायक बनना होगा, वरना भूल जाओ, तुम्हें सोने की थाली में खाना तो क्या, तुम्हें तो खाना भी नसीब नहीं होगा। ऐसा कहते हुए वीजंग से फिर से अपने बेटे को बाहर का दरवाजा दिखा देता है और उसका बेटा बिना कुछ सोचे समझे उस घर से बाहर भी जा चुका था।
विंग के सामने ये कौन सी मुसीबत आके टूट गई? लैन वांगजी से शादी, क्या बात है, क्या वो करेगा या नहीं? ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।